हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का सिविल टेक सोल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका ट्रस। आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ट्रस। ट्रस को हिंदी में हम लोग जो है कैंची के नाम से जानते हैं। ट्रस को हम लोग हिंदी में कैंची कहते हैं। अब सारे लोग ट्रस को देखे होंगे, लेकिन अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे इसका नाम क्या है। जैसे सपोज कीजिए आप लोग कभी ट्रेन से यात्रा किए हों तो नदी वगैरह पे ब्रिज पड़ते हैं जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, तो वहां पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कभी भी ट्रेन से यात्रा किए हों तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर ट्रस कहलाता है। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ट्रस कहलाता है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा स्ट्रक्चर है बीच में किनारे पे सपोर्ट लगा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में पिलर होते हैं जिसपे ये ट्रस टिका होता है। ये आपका हो गया ट्रस। अब देखिए ट्रस है क्या, इसमें किया क्या गया है। इसमें कई सारी सीधी छड़ें थी। उन सीधी छड़ों को हमने जोड़ करके ये ये शेप हम लोग दे रहे हैं। और शेप कैसा दे रहे हैं? ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं, त्रिभुजाकार संरचना दे रहे हैं इसको। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी ट्रस की कि ट्रस हमारा होता क्या है कि जब कई सीधी छड़ों को जोड़ करके कोई त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। जब कई सीधी छड़ों को जोड़ करके कोई त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि ट्रस की परिभाषा क्या लिखेंगे? ट्रस को हिंदी में बताया कैंची कहते हैं कि जब जब अनेक या जब कई, कई लिखिए या अनेक लीजिए, कई सीधी छड़ों को जोड़ करके, सीधी छड़ों को जोड़ करके कोई त्रिभुजाकार कोई त्रिभुजाकार कोई त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं तो उसे ट्रस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। आपने फिगर देख लिया। और ट्रस हमने बता दिया कि आप नदी पे जो पुल बने होते हैं वहां पे देखे जिस पे से रेलगाड़ी गुजरती है। और कहाँ आप लोग ट्रस देखे होंगे? जैसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप राजकीय पॉलिटेक्निक किसी भी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे, और वर्कशॉप देखेंगे, प्राइवेट कॉलेज का देखेंगे वर्कशॉप, जनरली टीन सेट पे टिका होता है। किस पे टिका होता है? टीन सेट पे। टीन सेट पे रखते मतलब उसमें होता क्या है कि जैसे छत वाला रहेगा तो उसमें दीवार काफी नजदीक नजदीक रखना पड़ेगा। टीन सेट वाला रखने से बीच में स्पेस काफी ज्यादा मिल जाता है। बीच में हमको दीवार वगैरह मतलब जो दो दीवारों के बीच की दूरी है तो काफी बढ़ा सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप लोग कुछ इस तरीके से आपने कॉलेज में देखे होंगे, मान लीजिए कोई टीन शेड है, कोई टीन शेड है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे। अब इसी के ऊपर टीन शेड जो है, इसी के ऊपर टीन शेड जो है मतलब ऊपर नट बोल्ट वगैरह की सहायता से बांध दिया जाता है। तो ये जो आपका लोड होता है टीन शेड का लोड, और टीन शेड पे जो एयर उसके ऊपर बहता है उसका प्रेशर भी उसके ऊपर पड़ता है। तो उस प्रेशर को के लोड को कौन सहन करता है? ये ट्रस सहन करता है। ये ट्रस सहन करता है। तो ट्रस की आपने परिभाषा समझ लिया कि जब कई सीधी छड़ों को जोड़ करके कोई त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। इसके पहले आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं बीम, बीम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, ट्रस के बारे में जान लेते हैं, फिर हम बीम से इसका कंपेरिजन करेंगे कि बीम हम लोग ट्रस का यूज क्यों कर रहे हैं। इसका हम लोग जो है कंपेरिजन करेंगे, क्यों हम लोग ट्रस का यूज कर रहे हैं, तो उसे ट्रस कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने बताया ट्रस कुछ आपका इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से हो गया ट्रस। हमने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, एक तरफ हिंज देते हैं जनरली और एक तरफ रोलर। अब देखिए इसके जो ट्रस पे हम लोग लोड लगाते हैं, इसकी ज्वाइंट पे लोड लगाते हैं। कहाँ पे लोड लगाएंगे? ज्वाइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे लोड लगा है, एक W1 लगा है
और एक यहाँ पे लोड लगा है W2 लगा है, 2 लोड लग गया ट्रस पे। अब ट्रस पे जो लोड हम लोग लगाते हैं उस लोड को सहन कौन करता है, उस लोड को इसके मेंबर सहन करते हैं। जैसे ये जो कई सारी सीधी छड़ें हैं, ये छड़ जो होते हैं इस ट्रस के मेंबर कहलाते हैं। अब जब ट्रस पे कोई लोड पड़ता है तो वह इसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। और जब डिस्ट्रीब्यूट होता हो एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी मेंबर में टेंसाइल फोर्स कार्य करता है और किसी मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है। मतलब जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है ही, साथ ही साथ उस फोर्स का नेचर भी आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो किसी मेंबर में टेंसाइल फोर्स कार्य करेगा, किसी मेंबर में क्या करेगा, कंप्रेसिव फोर्स कार्य करेगा। ये सारे ज्वाइंट है, ये सारे क्या है, एक ज्वाइंट हो गया, 2 ज्वाइंट हो गया, 3 ज्वाइंट हो गया, 4 ज्वाइंट हो गया। इस ट्रस में यहाँ पे 5 ज्वाइंट जो है दिखाए गए, सारे क्या ज्वाइंट है। लोड हमेशा ज्वाइंट पे लगेगा और ज्वाइंट पे लोड लगने के बाद क्या होगा, उसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा मैंने बताया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका नेचर भी अलग अलग छड़ों में अलग अलग होगा, किसी में टेंसाइल फोर्स कार्य करेगा, किसी में कंप्रेसिव फोर्स कार्य करेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम दिखा रहे हैं कि इस मेंबर में फोर्स इस प्रकार से लग रहा है और इस मेंबर में फोर्स इस प्रकार से लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फोर्स जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, अगर उस फोर्स का डायरेक्शन ज्वाइंट से बाहर की ओर है, ज्वाइंट से बाहर की ओर है, तो वो टेंसाइल फोर्स होगा। वो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, जिस फोर्स का डायरेक्शन ज्वाइंट से बाहर की ओर होगा, तीर की दिशा ज्वाइंट से बाहर की ओर होगी, वो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। और जिस फोर्स का डायरेक्शन ज्वाइंट की ओर होगा वो आपका हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। जिस फोर्स का डायरेक्शन ज्वाइंट की ओर होगा वो क्या क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका ज्वाइंट है, ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके ज्वाइंट है, ये दोनों आपके ज्वाइंट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस वाले क्षण में अगर हम यहाँ पे नाम दें, यहाँ पे .1 लिखे हम लोग, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें, यहाँ पे 5 लिख दें, 5 ज्वाइंट का हमने नाम दे दिया, 1 2 3 4 5। अगर हम लोग जो हमारा लिंक है, यहाँ पे जो क्षण है हमारा 1 2 जो क्षण है, 1 2 जो क्षण है, इसमें हमारा लिंक कैसे है 1 2, और यहाँ पे हम फोर्स कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है। अगर हम इसको अगर वैसे ही दिखाएं, जैसे आपका ऐसे क्षण है, यहाँ पे आपका 1 है मान लीजिए, यहाँ पे 2 है। अब देखिए हमने दिखाया कैसे, ऐसे दिखाया फोर्स को, ज्वाइंट यहाँ पे किनारे किनारे पे ज्वाइंट है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो बल है उसमें तीर की दिशा किधर है, ज्वाइंट तीर की दिशा किधर है, 1 2 में उल्टा बना दिया, हमने उल्टा बना दिया। 1 2 में अगर हम लोग देखें, ये हमारा 1 हो गया पॉइंट, ये 2 हो गया। यहाँ पे तीर की दिशा क्या है, ज्वाइंट की ओर है, तीर की दिशा किधर है, ज्वाइंट की ओर है। देखने में तो आपको टेंसाइल फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि हम ज्वाइंट से लेते हैं, ज्वाइंट से बाहर की ओर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, और जिस फोर्स का डायरेक्शन ज्वाइंट की ओर होगा उसे क्या लेंगे, कंप्रेसिव लेंगे। तो यहाँ ज्वाइंट से मतलब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स का नेचर कैसा है, इस फोर्स का नेचर जो है, इस फोर्स का नेचर जो है कंप्रेसिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। फोर्स का नेचर कैसा है, कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब संपीड़न बल आपका यहाँ पे है। अब कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ पे संपीड़न बल है। तो और यहाँ पे अगर इस वाले क्षण में देखें, लिंक 1 और 3 में देखें, 1 और 3 में अगर देखें, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। यहाँ पे बल जो है इधर क्या है, यहाँ से ज्वाइंट से बाहर की ओर है। यहाँ पे बल देखेंगे 1 से बल की दिशा इधर है, ज्वाइंट से बाहर की ओर है। 3 से देखेंगे बल की दिशा ऐसे है, ज्वाइंट से बाहर की ओर है। तो ये वाला बल जो होगा, ये वाला बल क्या होगा, ये बल आपका होगा टेंसाइल फोर्स होगा। ये बल क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। ये बल आपका टेंसाइल फोर्स होगा, यानी कि तनाव बल होगा। तो यहाँ से 2 डिफिनीशंस निकल के आते हैं, एक टाई और एक स्टड। यहाँ से 2 डिफिनीशंस निकल के आते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा कि किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे। टेंसाइल वाले को प्लस मानते हैं, कंप्रेसिव वाले को माइनस मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किधर से किधर रहेगा तो कैसा आपका लिया जाएगा। अब यहाँ से 2 डिफिनीशंस निकल के आते हैं। एक आपका टाई, एक आपका होता है टाई, और एक होता है स्टड। एक क्या होता है, स्टड होता है। स्टड के बारे में बताएंगे। टाई क्या होता है, ट्रस का वह मेंबर, टाई क्या होता है,
अच्छा, टाई को हिंदी में तान कहते हैं। टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? तान कहते हैं। ट्रस का वह मेंबर, ट्रस का वह मेंबर जिस पर टेंसाइल फोर्स कार्य करता है, जिस पर टेंसाइल फोर्स कार्य करता है, टेंसाइल फोर्स कार्य करता है, कामा क्या कहलाता है आपका? टाई कहलाता है। क्या कहलाता है? टाई कहलाता है। तो ट्रस का वह मेंबर जिस पर टेंसाइल फोर्स कार्य करता है क्या कहलाता है? टाई कहलाता है। तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? टेंसाइल फोर्स 1 और 3 में लग रहा है। तो ये वाला जो मेंबर है, 1 और 3 जो मेंबर है, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा टाई। ये आपका क्या कहलाएगा? टाई कहलाएगा। वैसे ही स्ट्रट क्या होगा? ट्रस का वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है वह क्या कहलाता है? स्ट्रट कहलाता है। अगर यहाँ पे हमको स्ट्रट की परिभाषा के लिए टाई हो गया, अगर हमको स्ट्रट की परिभाषा लिखना हो तो इसी को क्या कर देंगे? यहाँ पे हम स्ट्रट लिख देंगे। स्ट्रट को हिंदी में स्ट्रट ही कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रट हो गया। तो क्या हो जाएगा? ट्रस का वह मेंबर जिस पर कौन सा फोर्स कार्य करता है? जिस पर आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। जिस पर क्या लगेगा? आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ट्रस का वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स, जिस पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है वह क्या कहलाता है? वह आपका कहलाएगा स्ट्रट कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा स्ट्रट। तो ट्रस का वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है वह क्या कहलाता है? स्ट्रट कहलाता है। तो यहाँ पे लिंक और 1 और 3 की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्ट्रट। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा टाई क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है। ट्रस का वह मेंबर जिस पर टेंसाइल फोर्स कार्य करता है उसे हम लोग टाई कहते हैं, और ट्रस का वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है उसे हम लोग स्ट्रट कहते हैं। अब हम लोग जो है कहीं पे बीम का यूज करते हैं, कहीं पे ट्रस का यूज करते हैं। कहाँ पे बीम का यूज करना चाहिए, कहाँ पे ट्रस का यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ट्रस का आजकल यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका भी एक रीजन है, उस रीजन को हम लोग जान लेते हैं। ये सारे थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए एक तरीके से। अब जैसे कि आप कभी ट्रेन से यात्रा किए हो, जैसे मैंने बताया कि बीच में कोई नदी पड़ गई तो वहां आपने ट्रस का स्ट्रक्चर देखा होगा। मान लीजिए कि ट्रेन जहां से जा रही है, कहीं भी बीच में नाला वगैरह है, पानी पटरी के नीचे से क्रॉस करना है, तो वहां पे जो है, वहां तो उस केस में ट्रस थोड़ी जगह के लिए ट्रस नहीं लगाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे? बीम लगाएंगे। आप लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे, आपके रेल की पटरियां देखे होंगे तो बहुत जगह बहुत छोटे छोटे पुल पड़ते हैं जहाँ पे ट्रस का यूज नहीं करके सीधे छोटा सा पुल बना होता है, उसमें बीम पे छत जो है आपका टिका होता है, तो वहां पे हम लोग बीम का यूज कर लेते हैं। और जहाँ पे पिलर काफी दूर दूर होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रस का यूज करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कोई बीम है। ये क्या है? कोई बीम है। बीम तो सब लोग देखे होंगे, घर बनता है, घर में यूज होता है बीम। ये क्या हो गया? कोई बीम हो गया। ये क्या हो गया? कोई बीम हो गया। और इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अनुदैर्ध्य अक्ष। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अक्ष कहते हैं। अनुदैर्ध्य अक्ष कहते हैं। अब जो बीम पे जो लोड लगता है, बीम पे लोड कैसा लगता है? ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है। कैसा लोड लगता है? ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है। ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है। ये पॉइंट लोड यूडीएल यूएल जो होते हैं वो ट्रांसवर्स शियर लोड होते हैं, अनुप्रस्थ कर्तन भार होते हैं। ट्रांसवर्स शियर लोड होता क्या है कि ऐसा लोड जो किसी मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार्य करता है। जैसे ये लोड देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका क्या होता है? टीएसएल कहलाता है, ट्रांसवर्स शियर लोड कहलाता है। तो ऐसा लोड जो किसी मेंबर के या जो किसी बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स शियर लोड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई, अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि आपके पास 2 फुट का सरिया है। 2 फुट का सरिया जो घर बनाने में यूज करते हैं, 2 फुट का सरिया, और ये 2 फुट का सरिया है। ऐसे दो दीवालों के बीच में रख करके
आप पकड़ के लटक जाइए, पकड़ के लटक जाइए तो आपका भार मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए जी का मान 10 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 600 न्यूटन बल लगा, 600 न्यूटन बल लगा के आप इस छड़ को आप लटकेंगे तो देखेंगे छड़ आपका ऐसे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। छड़ आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यानी कि जब आप इस छड़ को दो दीवारों पे पकड़ करके लटकें तो इसमें लोड ये कौन सा लग रहा है, ये लोड जो है ये कौन सा लोड है, ट्रांसवर्सियल लोड है। क्यों, क्योंकि ये बीम के लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ पे जो आपका छड़ है ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कार्य करेगा, और आपका लोड आपका जो लटक रहे हैं वो किसकी तरह कार्य करेगा, टीएसएल की तरह काम करेगा। पॉइंट लोड आपका एक तरीके से लगेगा, और 600 न्यूटन का बल लगाने से हो क्या रहा है, बीम आपका क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। यानी कि बीम का शेप और साइज चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग बीम आपका क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, यानी कि बीम आपका क्या कर गया, फेल कर गया। यानी कि जो सरिया आपने लिया था पकड़ के लटका, आपने उसके आकृति और आकार में परिवर्तन कर दिया, यानी कि वो सरिया क्या होगा, वो छड़ क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। यानी यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। डिफॉर्मेबल बॉडी की डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है तो आपका डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सरिया छड़ है ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, यानी कि ये क्या कर गया, फेल कर गया। लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि ट्रस ट्रस पे जब हम लोग कोई लोड लगाते हैं उसके ज्वाइंट पर तो उसके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यानी कि उस पे या तो टेंसाइल लोड लगेगा या तो कंप्रेसिव लोड लगता है। जो ट्रस के मेंबर होते हैं उस पे या तो टेंसाइल लोड कार्य करता है या तो कंप्रेसिव लोड कार्य करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, मान लीजिए वही 2 फुट का सरिया लिए हम, वही 2 फुट का सरिया लिए हम, सेम सरिया लिए, और उसको आप सेम बल से 600 न्यूटन बल लगा के खींचिए तो आप देखेंगे उसकी लंबाई को बढ़ा नहीं पाएंगे, या उसको 600 न्यूटन बल लगा करके उसको दबाने का प्रयास करिए तब भी आप देखेंगे उसकी लंबाई को कम नहीं कर पाएंगे। इस केस में देख रहे हैं हम कि हमारा बॉडी तो सेम है, बॉडी तो हमारा सेम है, लेकिन लोडिंग कंडीशन बदलने पर, लोडिंग कंडीशन बदलने पे यही हमारा सेम सरिये पर जब हम लोग टीएसएल लगा रहे थे, ट्रांसवर्सियल लोड लगा रहे थे, तो हमारा ये सरिया बेंड हो जा रहा था, यानी कि ये सरिया डिफॉर्म हो जा रहा था, यानी कि ये डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह बिहेव कर रहा था सरिया। लेकिन जब इसी सरिया पे हम लोग टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो इसके शेप और साइज में हम लोग परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि यही छड़ या यही सरिया हमारा रिजिड बॉडी की तरह बिहेव यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, क्यों हम लोग लंबाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल की अलग अलग लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेंथ जो होती है अलग अलग होती है। तो ये जो हमारा सरिया जो है इसकी टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ पे ट्रांसवर्स की तुलना में ज्यादा होती है, लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होती है, 2.5 से 3 गुना कह सकते हैं, 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। यानी कि अगर ये 600 लोड पे ये बेंड मतलब बेंड हो रहा, फेल हो रहा है, तो इस पे 600 नहीं लगभग 1500 1600 अगर हम न्यूटन का लोड लगाएंगे तब जाकर के ये फेल होगा। यानी कि ये जो है इसकी तुलना में 2.5-3 गुना ज्यादा लोड सहन कर रहा है, 2.5-3 गुना, जनरली स्टील के केस में 2.5 से 3 गुना ज्यादा लोड सहन करता है। आपका जो लोडिंग कंडीशन अगर आपका जो है, लोडिंग कंडीशन अगर आपका क्या है, अलग अलग है, लोडिंग कंडीशन आपका अलग अलग होने पे आपका क्या हो रहा है, ये ज्यादा लोड सहन कर रहा है, टेंसाइल कंप्रेसिव में ज्यादा लोड सहन कर रहा है और आपका जो है टीएसएल में जो है कम लोड सहन कर रहा है। तो इसी कारण से हम लोग जो है बीम की जगह पे, इसी कारण हम लोग जो है बीम की जगह पे किसका यूज करते हैं, ट्रस का यूज करते हैं। अब जो है अगर हम लोग बात करें तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे अब देखिए होता क्या है, अब होता क्या है, जैसे आप लोग कभी यात्रा किए हो, ट्रेन से कभी यात्रा किए हो, तो आपका जो पुल पड़ता है, नदी पे जो पुल पड़ता है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, ट्रस का यूज करते हैं। तो वहां पे किसका यूज करेंगे, ट्रस का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रस क्या करेगा, ट्रस ज्यादा लोड को सहन कर लेगा। अगर उसी पुल पे हम लोग बीम का यूज करें, बीम का यूज करें, तो बीम का यूज करने पे होगा क्या, जैसे बीम का यूज करने से होगा क्या कि आपको जो है ये कम लोड सहन करेगा, जल्दी फेल हो जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पे नीचे पिलर लगाते हैं हम लोग, जो यहाँ पे कॉलम देते हैं नीचे बीम के नीचे, वो क्या करना पड़ेगा,
बीम के नीचे जो है पिलर नजदीक नजदीक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बेंड होने की पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। जब आप सपोर्ट नीचे से कॉलम का जो सपोर्ट देंगे वो नजदीक नजदीक लगाएंगे तो बेंड होने की टेंडेंसी या उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन हम लोग अगर ट्रस का यूज करेंगे तो ट्रस में हम लोग जो पिलर लगाएंगे, जो कॉलम लगाएंगे, उस केस में हम लोग कॉलम का कैसा लगा सकते हैं, उसकी तुलना में, बीम की तुलना में क्या कर सकते हैं, दूर दूर लगा सकते हैं। बीम की तुलना में हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर दूर लगा सकते हैं, जिसके कारण आपका जो है कि मान लीजिए कि कोई पुल हम लोग नदी में, कोई हम लोग पुल बना रहे हैं, तो अगर हम लोग, ये मान लीजिए नदी है, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए नदी है, ये नदी है आपका मान लीजिए। अब इसमें जो अगर आप लोग ट्रस का यूज करेंगे तो ट्रस का यूज करने पे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग 3 पिलर दे रहे हैं, तो अगर बीम का यूज करेंगे तो जो है ऐसे आपका 4-5 पिलर, 5-6 पिलर देना पड़ेगा। तो जो हम लोग पुल बनाते हैं, तो पुल बनाने में जो हम लोग पिलर खड़ा करते हैं, जो कॉलम खड़ा करते हैं, उसको खड़ा करने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी तो नदियों में लगभग 12 महीने रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो उस केस में पिलर बनाने में जो कास्ट आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पिलर या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कम कर सकें तो हमारा पुल को बनाने में समय भी कम लगेगा और पैसा भी हमारा क्या होगा, कम लगेगा। इसी वजह से हम लोग जो है बीम की जगह हम लोग किसका यूज करने लगे, ट्रस का यूज करने लगे। जैसे आपका वर्कशॉप हो गया, अब वर्कशॉप में कभी अगर आप या रेलवे का वर्कशॉप देखेंगे, जैसे गोरखपुर रेलवे का वर्कशॉप, बहुत सारे बच्चे समर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे अगर देखे होंगे तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है और नीचे से एक जो जाग वगैरह बनते हैं, काफी हैवी बनते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी नीचे छोटा मतलब ऑटोमोबाइल क्रेन वगैरह चलता है, तो उसको चलने वगैरह के लिए स्पेस चाहिए। तो अगर छोटा कमरा होगा, छोटा जगह होगा, या नजदीक नजदीक पिलर होंगे, नजदीक नजदीक दीवारें होंगी, तो उसको चलने में दिक्कत होगी। तो अगर ट्रस का यूज करेंगे तो वो पिलर या जो दीवार है वो काफी दूर दूर रख पाएंगे, तो जो भी गाड़ियां आएंगी जाएंगी उनको चलने में क्या होगी, आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। इसी न तो वर्कशॉप वगैरह जो आजकल बनाए जाते हैं वो बीम पे न बना करके किस पे बनाए जाते हैं, ट्रस पे बनाए जाते हैं। या जो नदियों पे पुल बनाए जाते हैं खासकर रेलगाड़ी क्रॉस करने के लिए, वो भी किस पे बनाए जाते हैं, ट्रस पे बनाए जाते हैं। क्योंकि ट्रस जो है, ट्रस के जो मेंबर हैं बीम की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा लोड को सहन करते हैं। अब ये हो गया ट्रस की कहानी, हो गई ट्रस क्या होता है। ट्रस के जो मेंबर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक टाई और एक स्ट्रट हो गए, इसके बारे में जान लिया आपने। साइन कन्वेंशन जान लिया कि अगर कोई लोड जो है पॉइंट से जो ज्वाइंट से बाहर की ओर है वो टेंसाइल लोड होगा और ज्वाइंट की ओर है वो क्या होगा, कंप्रेसिव लोड होगा। अब ट्रस जो होता है कितने प्रकार का होता है ये जान लेते हैं। अगर हम लोग ट्रस की बात करें तो ट्रस बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है परफेक्ट ट्रस, एक क्या होता है, परफेक्ट ट्रस होता है। परफेक्ट ट्रस को हम लोग बोलते हैं पूर्ण पूर्ण कैंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण कैंची बोलते हैं। एक होता है इम्परफेक्ट ट्रस, एक होता है इम्परफेक्ट ट्रस होता है। इम्परफेक्ट ट्रस होता है, इसको बोलते हैं अपूर्ण कैंची। इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण कैंची बोलते हैं। अब ये परफेक्ट ट्रस क्या होता है और इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है। देखिए कंडीशन होता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट के लिए n बराबर 2j माइनस 3, n बराबर 2j माइनस 3, ये कंडीशन एक है। जहां n क्या होता है, n जो होता है नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर यानी कि सदस्यों की संख्या, और j क्या होता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट, j क्या होता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है। n हो गया नंबर ऑफ मेंबर हो गया। किसी किसी बुक में n की जगह पे m भी आपका लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की जगह नहीं, कहीं पे लिखा होता है m बराबर 2j माइनस 3। तो ऐसे ट्रस जो n बराबर 2j माइनस 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं उसे परफेक्ट ट्रस हम लोग कहते हैं। और वे ट्रस जो n बराबर 2j माइनस 3 को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्परफेक्ट। यानी कि परफेक्ट ट्रस के लिए आपका क्या होगा, n बराबर होगा 2j माइनस 3, और इम्परफेक्ट के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, यानी नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3 होगा। इसके लिए क्या होगा, यानी नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3 होगा, और इसके लिए यानी इक्वल n बराबर 2j माइनस 3। अब ये जो होता है ये भी 2 टाइप का हो जाता है। एक होता है डिफिशियंट, एक होता है डिफिशियंट ट्रस। इसमें क्या होता है कि n जो होता है 2j माइनस 3 से कम होता है। और एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभाव कैंची, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अभाव कैंची बोलते हैं, और एक होता है रिडंडेंट। रिडंडेंट ट्रस, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त कैंची। हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिरिक्त कैंची बोलते हैं। और इसके लिए क्या होता है, n इज ग्रेटर देन होता है 2j-3। इसके लिए क्या होता है, n इज ग्रेटर देन होता है 2j-3। तो अब आपको फिर से एक बार डेफिनेशन समझा देते हैं कि परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है। लिखेंगे नहीं, टाइम ज्यादा होगा, आप समझ सकते हैं। एग्जाम में आप ये बना करके कंडीशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, j क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट है। ऐसे ट्रस्ट जो जो निम्न कंडीशन को फॉलो करता है वो परफेक्ट ट्रस्ट कहलाता है। कंडीशन क्या लिख देंगे, n बराबर 2j-3। ऐसा ट्रस्ट जो निम्न कंडीशन को फॉलो नहीं करता है वो क्या कहलाता है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहलाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, n नॉट इक्वल टू 2j-3 हो जाएगा। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, और j क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट। डिफिशियंट ट्रस्ट क्या होगा, ऐसे ट्रस्ट जिसमें नंबर ऑफ मेंबर यानी कि सदस्यों की संख्या 2j-3 से कम होती है उसे डिफिशियंट ट्रस्ट कहते हैं। और इस ऐसे ट्रस्ट जिनके लिए नंबर ऑफ मेंबर का मान 2j-3 से ज्यादा होता है वो क्या होता है, अतिरिक्त कैंची कहलाता है। तो इसी की दो कंडीशन है, n जब 2j-3 के बराबर नहीं होगा, या तो n का मान 2j-3 से कम होगा, या तो n का मान क्या होगा, 2j-3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर एग्जाम में आ गया तो क्लासिफिकेशन करेंगे, साथ साथ इसके साथ फिगर बना दीजिए। एग्जाम में तो लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे। ऐसे ट्रस्ट जो निम्न कंडीशन को, निम्न प्रतिबंध को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, परफेक्ट ट्रस्ट कहलाता है। क्या हो जाएगा कंडीशन, 2j-3 बराबर 2j-3, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, j क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट। अब मान लीजिए इसके लिए फिगर बनाना हो, परफेक्ट के लिए कोई फिगर बनाना हो, ये मान लीजिए हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं, छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ये परफेक्ट का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट का। अभी यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लोड दिखा दिया, यहाँ पे लोड दिखा दिया, यहाँ पे W1 दिखा दिया, यहाँ पे W2 दिखा दिया। इसके लिए n कितना है, इसके लिए n देखें 1 2 3 4 5 6 7, n 7 है। j कितना है, 1 2 3 4 5, j आपका कितना 5 है। अगर हम लिखे 2j-3 अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5-3 यानी कि 10-3 बराबर कितना हो गया, बराबर 7 हो गया। अब चूंकि दिए गए फिगर के लिए जो है या ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया फिगर n बराबर 2j-3 को फॉलो करता है, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया फिगर n बराबर 2j-3 को संतुष्ट करता है, इसलिए यह एक परफेक्ट ट्रस्ट है। इसलिए क्या हो गया, यह एक परफेक्ट ट्रस्ट है। इसका फिगर बना लिया आपने, परफेक्ट का फिगर बना लिया, परफेक्ट का आपने फिगर बना लिया। ऐसे ही अगर आपको फिगर बनाना हो किसका, फिगर आपको बनाना हो डिफिशियंट का फिगर बनाना हो या रिडंडेंट का बनाना हो। अब मान लीजिए हम कोई फिगर इस प्रकार से बना रहे हैं, कोई फिगर हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे हमने ट्रस बना दिया। अब इसके लिए अगर हम लोग देखें, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n 8 है। j कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, j 6 है। अब 2j-3 अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6-3 तो 12-3 यानी कि आ गया 9। चूंकि n इज लेस देन 2j-3 इसलिए दिया गया ट्रस कैसा है, डिफिशियंट ट्रस है। ये डिफिशियंट ट्रस का हो गया, फिगर हो गया। ऐसे ही अगर आपको रिडंडेंट का फिगर बनाना हो तो यहीं पे 2 और जोड़ दीजिए।
अब यहाँ पे हमने बीच में यहाँ पे हमने ज्वाइंट नहीं लिया, एक ज्वाइंट हमने यहाँ पे लिया है, एक ज्वाइंट यहाँ पे लिया है, एक ज्वाइंट यहाँ पे लिया है, एक ज्वाइंट यहाँ पे, एक ज्वाइंट यहाँ पे, एक ज्वाइंट यहाँ पे, बीच में हमने यहाँ पे ज्वाइंट नहीं लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले था, 2 बीच में डायगोनल पे हो गया, तो मेंबर कितना हो गया, मेंबर आपका आ गया 10। और जे कितना हो गया, जे आपका 6 ही है, जे आपका कितना है 6 ही है। तो अब 2j-3 कितना होगा, 2 × 6 - 3, और यहाँ पे ये तो 9 ही आएगा, तो 2 × 6 12 - 3 बराबर 9। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n 10 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि n इज ग्रेटर देन 2j-3, इसलिए दिया गया ट्रस क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया ट्रस जो हो जाएगा रिडंडेंट ट्रस हो जाएगा। इसलिए दिया गया ट्रस क्या हो जाएगा, रिडंडेंट ट्रस हो जाएगा। तो आपको ट्रस समझ में आ गया होगा। ट्रस आपके दो टाइप के बेसिकली, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, परफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होता है, डिफिशिएंट के लिए कंडीशन क्या होता है, रिडंडेंट के लिए कंडीशन क्या होता है। तो ट्रस आपका दो टाइप का बेसिकली, परफेक्ट इम्परफेक्ट। जो n 2j-3 को सेटिस्फाई करेगा वो परफेक्ट होगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इम्परफेक्ट होगा। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो या तो n का मान 2j-3 से ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर n का मान 2j-3 से कम है तो इसको अभाव कैंची बोलेंगे, यानी कि इसमें सदस्यों की संख्या कम है, इसलिए कंडीशन हो जाएगा n इज लेस देन 2j-3। अगर आपका सदस्यों की संख्या आपका क्या है 2j-3 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अतिरिक्त कैंची बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर क्या है, जितने होने चाहिए थे उससे क्या है, एक अधिक है। तो हमारा क्या हो गया, ट्रस का क्लासिफिकेशन हो गया। अब ट्रस से जो संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, ट्रस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधियां जो होती हैं। अब जो है ट्रस से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने की विधियां, विधियां कौन कौन सी होती हैं। ट्रस से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम लोग विधि की बात करें तो पहला आपका होता है ज्वाइंट मेथड। पहला क्या होता है, ज्वाइंट मेथड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जोड़ विधि। हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, जोड़ विधि बोलते हैं। दूसरा आपका होता है सेक्शन मेथड होता है। दूसरा आपका सेक्शन मेथड होता है। सेक्शन मेथड को हम लोग बोलते हैं काट विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काट विधि बोलते हैं। यही दोनों आपके सिलेबस में एक और होता है, उसको लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। उसको लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। उसको हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, ग्राफ विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ विधि बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके स्टार्टिंग के दो ही सिलेबस में है, थर्ड वाला आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जनरली होता क्या है, जब आप लोग डिप्लोमा के बाद जी वगैरह प्रिपरेशन करेंगे तो ट्रस कहीं पढ़ाया नहीं जाता उतना डिटेल में, मतलब उस तरीके से, खासकर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़े तो न्यूमेरिकल, खासकर ग्राफ विधि नहीं पढ़ाया जाता है। तो ग्राफ विधि से भी संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी को हमको जानना जरूरी है कि कभी किसी एग्जाम में अगर इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बने तो आप लोग उससे कर पाए। तो इससे हम लोग रिएक्शन निकालना केवल सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। क्यों, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वैसे यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम में चूंकि सिलेबस में है नहीं तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं ग्राफिकल मेथड को, फिर हमारे सिलेबस में जो है ज्वाइंट मेथड और सेक्शन मेथड, इन दोनों विधियों से जो हम लोग न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अब ग्राफिकल मेथड में होता क्या है कि ग्राफिकल मेथड में जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रस देता है, जब कोई ट्रस दिया रहेगा तो उसकी जो सीधी छड़े को जोड़ करके हम लोग ट्रस बनाते हैं, तो ट्रस का डायमेंशन दिया रहेगा कि जो ट्रस की जो छड़े हैं उनकी लंबाई कितनी है। हर एक छड़ का क्या दिया रहेगा, डायमेंशन दिया रहेगा और एंगल वगैरह दिया रहता है। अब मान लीजिए हम कोई ट्रस यहाँ पे बना रहे हैं, सपोज कीजिए कोई ट्रस हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने ये ट्रस बनाया। अब यहाँ पे ये एंगल दे दिया रहेगा, ये एंगल कितना है, ये मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया,
ये 60 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया, यानी कि सब क्या है, सब 60-60 डिग्री देंगे, यानी कि सभी जो छड़ें होंगी बराबर होंगी, सबका माप बराबर हो गई। यहाँ मान लीजिए 100 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, यहाँ मान लीजिए लग रहा है 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ एक जगह 100 लग रहा है, एक जगह मान लीजिए 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तब इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ये डायग्राम हम लोग जो है जब हम लोग ग्राफ विधि से बनाएंगे तो इसको एकदम पूरा पैमाना मान करके बनाएंगे। मान लीजिए ये 2 मीटर है, मान लीजिए कितना है, 2 मीटर है, तो सारे क्या होंगे, सारे 2 मीटर आपके हो जाएंगे, सारे क्या होंगे, 2 मीटर हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पे जो है हम लोग जब रिएक्शन फोर्स मान लीजिए ये इस पॉइंट को यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे, रिएक्शन फोर्स वगैरह निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ टर्म की जरूरत पड़ती है ग्राफ मेथड से। पहला आपका होता है बोझ नोटेशन, पहला आपका क्या होता है, बोझ नोटेशन। बोझ नोटेशन होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाऊ के संकेत, बाऊ के संकेत। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खैर हम बता रहे हैं, बाद में नहीं होगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बाऊ के संकेत, बाऊ के संकेत द्वारा, जैसे अभी आप लोग वेक्टर में किसी फोर्स को दिखाते थे, तो मान लीजिए फोर्स है तो इसको ऐसे दिखाते थे ए बी, ये हमारा हो गया वेक्टर मेथड से किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन बोझ नोटेशंस द्वारा हम लोग करते क्या है, किसी फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई फोर्स है, इसको हम ए और बी इधर लिखेंगे, इस जो हमारा ये तीर है इसके अगल बगल हम लोग नाम लिख करके प्रदर्शित करते हैं। बोझ नोटेशंस होता क्या है कि बोझ नोटेशंस के द्वारा, हिंदी में बोलते हैं बाऊ के संकेत, बाऊ के संकेत द्वारा किसी फोर्स को हम उसकी क्रिया रेखा के दोनों तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा नाम दे करके क्या करते हैं, प्रदर्शित हम लोग करते हैं। मतलब जो भी आपको तीर दिखेगा या जो भी कोई मेंबर दिखेगा उसके दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, नाम दे करके क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा हो गया बोझ नोटेशंस। अब जैसे यहाँ पे अगर हमको बोझ नोटेशंस दिखाना हो तो यहाँ पे एक नाम हम यहाँ पे ए दे सकते हैं, यहाँ पे एक दे सकते हैं बी, यहाँ पे एक दे सकते हैं सी, यहाँ पे देख सकते हैं डी, यहाँ पे देख सकते हैं ई, यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे देख सकते हैं एच, यहाँ पे देख सकते हैं आई। ऐसे देखिए सभी के लिए जो है, जैसे इस वाले मेंबर के लिए जो है इसमें फोर्स कोई ना कोई लगेगा, इसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो इसके दोनों तरफ नाम हो गए एच और ई। इस वाले छड़ के लिए नाम हो गया ई और जी, इस वाले छड़ के लिए नाम हो गया सी और डी, इस वाले के लिए नाम हो गया बी और डी, इस वाले के लिए नाम हो गया ए और बी। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा, एक फोर्स यहाँ पे आएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं R1, और एक यहाँ पे फोर्स आएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं R2। तो R2 के लिए जो आएगा वो G और H माना जाएगा, और R1 के लिए A और I माना जाएगा। क्या माना जाएगा, A और I माना जाएगा, आपका A और I माना जाएगा। ये बाऊ का संकेत समझ में आ गया। बाऊ के संकेत द्वारा हम लोग जो बल लगेगा, ये हमने मेंबर दिखाया, इसके सारे पे बल लगेंगे, सारे पे क्या होंगे, बल लगेंगे। किसी में टेंसाइल लगेगा, किसी कंप्रेसी, अभी हमको पता नहीं है किस में टेंसाइल लगेगा, किसी कंप्रेसी, इस वजह से हमने दिखाया नहीं है। वैसे जब लोग सॉल्व करते हैं सब पे टेंसाइल मान करके सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू नेगेटिव में आता है उसको हम मान लेते हैं उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो सब पे अगर दिखाना चाहे तो सब पे यहाँ पे दिखा सकते हैं टेंसाइल, सब पे क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप अभी के लिए टेंसाइल चाहे तो दिखा सकते हैं। ये हो गया। अब सब पे बल लग गया, अब ये सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट हो गया, तो ये हमारा कहलाता है फोर्स डायग्राम। ये आपका क्या कहलाएगा, या फोर्स डायग्राम, इसको स्पेस डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम क्या होता है, दिए गए प्रॉब्लम के अनुसार उचित पैमाना मानकर जो लोग ट्रस ड्रा करते हैं और उस ट्रस्ट के मेंबर को बाऊ के संकेत द्वारा दर्शाते हैं, तो जो डायग्राम हमारा बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम बोलते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है। बाऊ का संकेत क्या होता है, बाऊ के संकेत द्वारा किसी बल को उसकी क्रिया रेखा के दोनों तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के नाम द्वारा दर्शा करके प्रदर्शित करते हैं। आपका स्पेस डायग्राम क्या हो गया, स्पेस डायग्राम क्या होता है, मतलब दिए गए प्रश्न के अनुसार उचित पैमाना मान करके हम लोग क्या करते हैं, उचित पैमाना मान करके हम लोग ट्रस ड्रा करते हैं, और उसको उस पर लगने वाले फोर्सेज को बाऊ के संकेत द्वारा दर्शा करके
दिखाते हैं, इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस डायग्राम कहते हैं। अब बाहु के संकेत आपको समझ में आ गया, बाहु के संकेत आपको समझ में आ गया, बाहु के संकेत क्या होते हैं, स्पेस डायग्राम भी समझ में आ गया। पैमाना मानने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 मीटर है, तब 2 मीटर की लंबी रेखा तो खींचेंगे नहीं कापी पे, कापी पे एक पैमाना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर है, तो 2 मीटर की जगह पे 2 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचेंगे, सबकी जी 2-2 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचेंगे, तो पेपर पे ये डायग्राम पूरा का पूरा आसानी से ड्रा हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में सारी चीजें ग्राफ से करनी रहती हैं, सारा मेरे ड्राफ्टर वगैरह का यूज होता है इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस वजह से जनरली हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में इसको करने का प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है, क्योंकि कई सारे आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसको पैमाना मान मान करके बनाना पड़ेगा, तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो एग्जाम में हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन इससे जो टर्मिनोलॉजी है, आपका स्पेस डायग्राम क्या हो गया, आपका बोल नोटेशन क्या हो गया, सब जानना जरूरी है। अब मान लीजिए अभी हमें यहाँ पे रिएक्शन फोर्स केवल निकालना बताएंगे, R1 और R2 केवल निकालना बताएंगे, कैसे निकालेंगे। अब करते क्या है कि जो ये लोड लगा है, लोड के अनुसार में एक उचित पैमाना मान लेंगे। जैसे मैंने मान लिया क्या माना कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 न्यूटन के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्या है 100 न्यूटन के बराबर है। अब उसके अकॉर्डिंग 100 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन के बराबर है। अब 100 किलो न्यूटन के लिए क्या होगा, 1 सेंटीमीटर रेखा होगा, और 200 किलो न्यूटन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर रेखा होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर रेखी लंबी रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, और इसको ये लंबी रेखा जो है किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो इसको नाम दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग चूंकि R1 R2 यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो R1 R2 निकालने के लिए जो है R1 R2 निकालने के लिए जो है ये यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे, और यहाँ पे बी स्मॉल लेटर से नाम दर्शाएंगे, यहाँ पे ए दर्शाएंगे, ए बी, क्योंकि ये रेखा जो है ए और बी के बीच में है। ऐसे ही अच्छा, आपका ए बी नहीं लिखेंगे, बल यहाँ देखना है, रेखा नहीं लिखना, बल यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का बल लगा है ना, 100 किलो न्यूटन वाले को देखना है, ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है। तो ये हम जो रेखा खींचेंगे कितनी लंबी खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, और यहाँ पे जो नाम देंगे वो स्मॉल ए देंगे, यहाँ पे नाम देंगे स्मॉल सी। अब फिर क्या करेंगे, 200 किलो न्यूटन की 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, अब फिर 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा यहाँ से नीचे खींच लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको नाम क्या देंगे, ये आपका सी हो गया, ये 200 जो है सी और जी के बीच में है, तो ये सी हो गया स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल जी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा। अब इसके इस तरफ एक पॉइंट मान लेंगे, इस पॉइंट को स्मॉल ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसके दाईं तरफ हम लोग कहीं पे भी, इसी की सीधाई पे कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट अपने अपने मन से ले सकते हैं वो। अब इस पॉइंट से जो है, अब इस पॉइंट से जो है सबको डॉटेड लाइन द्वारा मिला दीजिए, तीनों बिंदुओं को डॉटेड लाइन द्वारा हमने मिला दिया। अभी जो डायग्राम इस प्रकार से बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर डायग्राम, क्या बोलते हैं, पोलर डायग्राम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय आरेख, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय आरेख। ध्रुवीय आरेख होता क्या है, ट्रस पर लगने वाले बीम रहता है, बीम के लिए भी ऐसे करते हैं, ट्रस पर लगने वाले बलों को उचित पैमाना मान करके हम लोग क्या करते हैं, लोड लाइन ड्रा करते हैं, AC और CG यहाँ पे लोड लाइन है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं भार रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोड लाइन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भार रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, भार रेखा, लोड लाइन बोलते हैं। ट्रस पर लगने वाले बलों को उचित पैमाना मान करके हम लोग लोड लाइन ड्रा करते हैं। अब लोड लाइन के दाईं तरफ हम एक बिंदु O ले लेते हैं, जिसे हम लोग पोल कहते हैं। इस बिंदु O से लोड लाइन पर अंकित बिंदुओं को मिला देते हैं। इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम को पोलर डायग्राम कहते हैं, उस डायग्राम को क्या कहते हैं, पोलर डायग्राम कहते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये जो ऊपर डायग्राम बना है, इसको ऐसे नीचे खिसका देंगे, ये लोड वाली रेखा नीचे यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पे भी लोड वाली नीचे रेखा उसी को नीचे लेते आएंगे, और यहाँ पे ये लाइन, 4 लाइन आएगा फोर्स वाला, ये लाइन, ये जो वर्टिकल वाला 1 2 3 4 लाइन ऐसे हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, OA के समांतर यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे, OA के समांतर मिनी ड्राफ्टर से इसी के पैरेलल रेखा खींचेंगे,
मिनी ड्राफ्टर या सेट स्क्वायर, इसके समांतर रेखा खींचेंगे वो एक, और फिर क्या करेंगे ओसी के समांतर रेखा खींचेंगे, ओसी के समांतर रेखा खींचेंगे, फिर ओजी के समांतर रेखा खींचेंगे, फिर जो है ओजी के समांतर रेखा खींचेंगे, और फिर जो है ये जो आया ये आपका क्या बनेगा, ये एक आपका ओपन पॉलीगन बन रहा है। अब फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को एक एक रेखा द्वारा मिला देते हैं, इस रेखा को बोलते हैं क्लोजिंग लाइन, इस रेखा को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग लाइन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बंधक रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, बंधक रेखा। और इस प्रकार से जो डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को बोलते हैं फ्यूनिकुलर पॉलीगन, इस डायग्राम को बोलते हैं फ्यूनिकुलर पॉलीगन, हिंदी में बोलते हैं रज्जु बहुभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रज्जु बहुभुज बोलते हैं। ये आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको दिखा सकते हैं, जैसे ये आपका ए हो गया, यहाँ पे सी दिखा देंगे, यहाँ पे जी दिखा दीजिए, यहाँ पे ओ दिखा दीजिए, आपका हो गया ए सी हो गया, ऐसे दिखा दीजिए। अब यहाँ पे या कोई भी नाम दे दीजिए, ये देने में कंफ्यूजन हो जा रहा थोड़ा सा, सेम नाम देने में कंफ्यूजन हो जा रहा थोड़ा सा, यहाँ पे यल दे दीजिए, यहाँ पे यम दे दीजिए, यहाँ पे यन दे दीजिए, यहाँ पे पी दे दीजिए, ऐसे अपने चार नाम दे दिए। अब एलपी के समांतर, अब क्या करेंगे, एलपी के समांतर यहाँ बिंदु ओ से एक रेखा खींचेंगे, एलपी के समांतर बिंदुओं से ड्राफ्टर से बनाएंगे, या तो ये सी के नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, जब मैंने ड्राफ्टर से नाप करके बनाएंगे तो ये क्लियर आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको आप दे सकते हैं कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे दे दीजिए आई दे दीजिए। तो यहाँ पे जो है हमने नाम दिया है, यहाँ पे जो हमने नाम दिया है ये वाला आई और एच, इसकी जगह पे चाहे तो एक ही नाम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आई ही यूज करिए, एक ही नाम यूज करिए, एक ही सबके लिए हो जाएगा। आई जो है यहाँ पे बी आई भी के लिए भी काम करेगा और ई आई के लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। तो यहाँ पे आई आपने नाम दे दिया। अब आपने जो ये क्या कर दिया, ओ आई आपने ड्रा कर दिया, ओ आई आपने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे R1 जब होगा, R1 क्या होगा, ओ आई नाप लेंगे, ओ आई नाप लेंगे, कितना सेंटीमीटर आया, जितना आया रहेगा उसमें कितने से गुणा कर देंगे, आपने माना है 1 सेंटीमीटर और 100 किलो न्यूटन, जो आएगा उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपका किलो न्यूटन में वैल्यू आ जाएगा। ऐसे R2 क्या होगा, R2 के लिए हम लोग जो है IG नाप लेंगे, IG सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो जितना वैल्यू आया रहेगा उसमें कितने गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, वो किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से R1 R2 का एप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, R1 R2 का मान आएगा, और आप ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे उसके आसपास ही वैल्यू आएगा। तो फ्यूनिकुलर पॉलीगन क्या होगा कि पोलर डायग्राम पर अंकित रेखाओं ओ आई सी आई और ओजी के समांतर हम लोग क्रमशः एल एम एम एन और ओपी रेखाएं खींचे, और पी और यल को हमने मिला दिया, जिसे हम लोग क्लोजिंग लाइन कहते हैं। इस प्रकार से जो डायग्राम बना वो फ्यूनिकुलर पॉलीगन हो गया। फ्यूनिकुलर पॉलीगन पे जो क्लोजिंग लाइन है उस लाइन को बिंदु ओ से जो है उसके समांतर एलपी के समांतर रेखा खींचा, जो लोड लाइन को बिंदु आई पे काटता है। अब जो है R1 का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे और R2 का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया कि ग्राफ मेथड द्वारा हम लोग कैसे रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, और इसी में जो भी टर्मिनोलॉजी थी आपके ग्राफिकल मेथड में वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होगी। अभी हमने केवल रिएक्शन निकाला है, अभी जब इस पे अंकित लोडों को निकालेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसमें कई सारे डायग्राम, आपको ये भी डायग्राम जो है नाप करके एक तरीके से मिनी ड्राफ्टर से बनाना है, ये भी बनाना है, और इसमें भी बहुत सारे और बिंदु मिलेंगे जो इन सब मेंबर पे लगने वाले लोड होंगे, तो काफी ज्यादा वो लंबा हो जाएगा। तो रिएक्शन निकालने तक आपको जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रही है वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पता चल गई। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्यूचर में जेईई का एग्जाम आप देंगे वहां पे पूछा जाएगा, तो उसको आसानी से कर पाएंगे। इससे बाहर से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ग्राफिकल मेथड से।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अब एनालिटिकल मेथड में जो है जो हम लोग कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, जो हमारा ज्वाइंट मेथड था, तो जो सेक्शन मेथड था, उससे संबंधित लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।